इस मूवी में जिस आदमी को तुम हीरो समझ रहे हो वही पूरी फैमिली को मारने वाला है। एक आदमी अचानक से पोजेस हो जाता है और अपनी फैमिली को बेसमेंट में बंद करके गैस लीक करके सबको मारने की प्लानिंग करता है। लेकिन असली शौक तब लगता है जब पता चलता है कि इन सब के पीछे कोई भूत नहीं बल्कि एक पुराना रिवेंज साइकिल था जो सालों से चला आ रहा है और असली सच तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक घर के सामने बनी हुई कब्र को दिखाते हुए। उस घर के अंदर से कुछ अजीब सी और डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही होती है। तभी अचानक हमें एक बुढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसकी पूरी स्किन बिल्कुल सफेद पड़ी हुई होती है। वो एकदम गुस्से में एक बूढ़ी औरत को घूर रहा होता है। अब यहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम हिलाल होता है। वो काफी ज्यादा उदास होती है और अपनी डायरी में सब कुछ लिख रही होती है। हिलाल बताती है कि उसे अपनी दादी सादित के घर में आए हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं, लेकिन इस घर में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता क्योंकि यहाँ पे बहुत अजीब और डरावनी चीजें होती रहती है। हिलाल बताती है कि उसे अपने दादाजी के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं क्योंकि जब वो 5 साल की थी तभी उनकी मौत हो चुकी थी। उनके गुजर जाने के बाद ही उसकी दादी सादित लगातार बीमार रहने लगी थी और इसी वजह से पूरे परिवार ने सालों तक उनसे मिलना भी बंद कर दिया था। अब उसका इस घर में आने का सिर्फ एक ही मकसद था। हिलाल के पिता हलील का बिजनेस काफी बुरे दौर से गुजर रहा होता है और उस पर कर्जों का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। इस मुश्किल वक्त में घर के खर्चों और बच्चों की देखभाल में फैजा की बहन कुबरा भी उनकी काफी मदद करती थी, चाहे वो पैसों से हो या फिर बच्चों को संभालने से। दूसरी तरफ हलील अपने दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सारे दोस्त साफ मना कर देते हैं। और जैसे कि कहा जाता है, जब किसी इंसान का बुरा वक्त आता है तो अक्सर लोग भी उसका साथ छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर मूवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नजर आता है जिसका नाम होता है उमेर। बचपन में उसने ऐसा कुछ देख लिया था जिसकी वजह से वो इतने गहरे सदमे में चला गया कि 2 साल तक वो ठीक से बोल तक नहीं पाया। लेकिन उसकी बड़ी बहन हिलाल और उसके बीच में काफी अलग कनेक्शन था। दोनों सिर्फ 2 शब्दों के जरिए ही एक दूसरे की बात समझ जाया करते थे। घर में एक और औरत रहती है जिसका नाम रहीम होता है और इस कैरेक्टर को मूवी में काफी मिस्टीरियस तरीके से दिखाया गया है। मैं आगे बताता हूँ ऐसा क्यों है। वो हमेशा हिलाल की दादी सादित को डराती रहती है, उनके साथ बहुत अजीब तरीके से बिहेव करती है और जब बाकी घर वाले सामने होते हैं तो बिल्कुल सीधी सादी और मासूम बन जाती है। सादित के पति की मौत के बाद से ही रहीम उनकी सालों से देखभाल कर रही होती है, लेकिन उसका बिहेवियर देख के लगता है कि उसके बारे में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। अब मूवी आगे बढ़ती है और एक दिन उमेर खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाने से मना कर देता है। जब उसकी बहन वजह पूछती है तब उमेर इशारा करके बताता है कि रहीम के हाथों का बना हुआ खाना वो नहीं खाएगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों था और ऐसा क्यों लग रहा है कि इस कहानी का सबसे बड़ा राज रहीम के आसपास ही घूम रहा है। यहीं से मूवी और ज्यादा डार्क और मिस्टीरियस होना शुरू हो जाती है। अब रात का वक्त होता है और उमेर अपनी बहन हिलाल के साथ बैठा हुआ होता है। ये दोनों आपस में अपने खास तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं और ये वही कनेक्शन था जिसके जरिए बचपन से ही ये दोनों एक दूसरे की बात समझ पाते थे। इसी दौरान उमेर कुछ लफ्ज बोलने की कोशिश करता है। वो धीरे धीरे कहता है, वो औरत, दादी को नुकसान, दादी का इस्तेमाल, डर। लेकिन हिलाल उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और उसे बस एक डरा हुआ बच्चा समझकर सुला देती है। दूसरी तरफ हलील बहुत ही उदास होकर घर लौटता है। बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा था और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी। मजबूरी में वो अपनी माँ के कमरे में जाता है और उनकी अलमारी से कुछ पैसे ढूंढने लगता है। शायद उसे उम्मीद थी कि वहाँ से कोई मदद मिल जाए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसी बीच रहीम फिर से अजीब बात करती है। वो इशारों में हलील को बताती है कि उसका बेटा उन पैसों के बारे में जानता है। ये सुनकर हलील बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अब तक इतना तो साफ हो चुका था कि इस घर में बहुत कुछ गलत चल रहा है, लेकिन असली खौफ अभी शुरू होना बाकी है। उसी रात जब सब लोग सो रहे होते हैं तब एक बहुत ज्यादा बुरी शक्ति उमेर को नींद से जगा देती है। धीरे धीरे वो उसके पीछे चलने लगती है जैसे कि किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो। ये वही डरावनी इविल फोर्स थी जिसकी झलक मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। इससे साफ हो जाता है कि पूरा घर किसी खतरनाक और डरावनी इविल फोर्स के कब्जे में है। जैसे ही उमेर एक कमरे की तरफ बढ़ता है वहाँ उसे रहीम नजर आती है। वो एक कुर्सी पर बैठी हुई होती है और उसकी गोद में एक शैतानी बच्चा दिखाई देता है। ये नजारा इतना ज्यादा डरावना था कि किसी का भी खून जम जाए। लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल बदलता है
सब कुछ अचानक से गायब हो जाता है, जैसे कि वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। उसी रात हलील को एक दोस्त का फोन आता है। ये वही दोस्त था जिसने पहले उसकी मदद करने से मना कर दिया था, लेकिन अब वो उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। हलील बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लगता है कि शायद उसकी मुश्किलें सारी खत्म होने वाली है, लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसे मंजर पर पड़ती है जिसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसका बेटा उमेर अपने दादाजी के कब्र के अंदर कूद गया है और धीरे धीरे वो उसके अंदर धंसता चला जा रहा है। हलील दौड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वही शैतानी ताकत उसके सामने आ जाती है और उसके हाथ पर काट लेती है। डर के मारे हलील की आंखें खुल जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि ये बस एक खौफनाक सपना था, लेकिन जब वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो वहाँ पे वाकई में किसी के काटने के निशान मौजूद होते हैं। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खुद को शांत करने के लिए वो बाथरूम में जाता है, लेकिन वहाँ जो नजारा उसके सामने आता है वो और भी ज्यादा परेशान कर देने वाला था। उसकी माँ बाथरूम में बैठी अपने ही बाल काट रही होती है। हलील ये सब देखकर सुन्न रह जाता है और तब उसे महसूस होता है कि जैसे सपना और हकीकत के बीच की लकीर धीरे धीरे मिटने लगी हो। थकान और मानसिक दबाव की वजह से वो वापस सो जाता है। अगली सुबह उमेर एक इलेक्ट्रिक स्विच के अंदर से कुछ कागज निकालता है। उस कागज पर कुछ अजीब और समझ ना आने वाले लफ्ज लिखे हुए थे। ये वर्ड्स देखकर लगता है कि इनका संबंध किसी आम चीज से नहीं बल्कि किसी बहुत मिस्टीरियस और डेंजरस चीज से है, और इसी के साथ मूवी का सस्पेंस और भी गहरा होता चला जाता है। अब फैजा नहाने के लिए जाती है। इसी दौरान रहीम चुपके से सादेत के नकली दांतों को मिक्सर में पीस देती है। जब फैजा नहा रही होती है तब अचानक से वो बुरी और डरावनी इविल फोर्स उसके सामने आ जाती है और उसे डराने लगती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि जो भी उसने देखा सिर्फ एक भ्रम था। फिर भी उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो अंदर से बहुत ज्यादा सहमी हुई है। दूसरी तरफ घर से मिले हुए वो अजीब लफ्ज वाले कागज को फैजा की बहन कुबरा अपने पास रख लेती है। उन शब्दों को देखकर उसे लगता है कि उनमें कोई बहुत ही खतरनाक राज छुपा हुआ है। इसी बीच हलील और उसका बेटा किसी काम से बाहर जाते हैं। उनका मकसद कुछ लोन लेना था ताकि घर के बढ़ते हुए बिल्स और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को संभाला जा सके। अब वहीं पे उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम ओरहान था। जैसे ही ओरहान बाहर आता है उमेर और ओरहान एक दूसरे को देखते ही रुक जाते हैं। दोनों के चेहरों पर अजीब सी पहचान नजर आती है, जैसे कि वो एक दूसरे को पहले से जानते हो। ये पल काफी ज्यादा मिस्टीरियस था क्योंकि दोनों पहली बार मिल रहे थे, फिर भी उनके बीच में अजीब सा एक कनेक्शन महसूस हो रहा था। उसी रात फैजा को एक अजीब सा डरावना मंजर दिखाई देता है। वो देखती है कि उसकी सास सादेत अपने पैरों पर खड़ी है और जोर जोर से उल्टी कर रही है, लेकिन अजीब बात ये थी कि रहीम कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। परेशान होकर फैजा नीचे बेसमेंट की तरफ जाती है। वहाँ पे एक कमरा बंद था। दरवाजा इस तरीके से लॉक था जैसे लग रहा हो कि उसके अंदर कुछ छुपाया हो। फैजा उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो जा नहीं पाती। तभी अचानक रहीम उसके सामने आ जाती है। वो बिल्कुल शांत आवाज में कहती है, आपकी सास तो काफी देर से सो रही है और मैं भी पूरे वक्त अपने कमरे में ही थी। ये सुनकर फैजा और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। अगर रहीम सच में उस कमरे में थी तो पहले क्यों नहीं नजर आई, और अगर सादेत सो रही है तो फैजा ने अभी अभी क्या देखा था। अब यहाँ पे साफ लगने लगता है कि रहीम के बारे में कुछ बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है। मूवी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि इस घर को बेचने की कई बार कोशिश हो चुकी थी, लेकिन कोई भी इस घर को खरीदना नहीं चाहता था, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी इस घर के पास मौजूद हलील के पिता की कब्र। लोगों को ये जगह अजीब और मनूस लगती थी और इसीलिए हर खरीदार आखिरी में पीछे हट जाता था। पूरे घर में हर किसी को अलग अलग तरह की डरावनी और गलत चीजें नजर आती रहती थी, लेकिन एक सिर्फ उमेर ही था जो सच जानता था कि असल में यहाँ पे क्या हो रहा है। और दिक्कत बस ये थी कि वो अपनी बात ढंग से किसी को समझा नहीं पाता था। कुछ वक्त बाद हलील सीधा रहीम के पास जाता है और उससे पूछता है कि बेसमेंट का कमरा हमेशा लॉक क्यों रहता है। रहीम तुरंत उसे नीचे जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि नीचे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे पिता ने अपने आखिरी दिन वहीं गुजारे थे, तुम वहां मत जाना। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही हो। उसी दौरान हलील को भी उस घर में घूमती हुई इविल फोर्स नजर आती है जो काफी समय से सबको परेशान कर रही थी। अब इससे एक बात तो पक्की हो गई है, चाहे रहीम इस चीज की जिम्मेदार हो या ना हो, लेकिन इस पूरे राज से उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर था। अगली सुबह उमेर हिलाल को ओरहान के बारे में बताता है। वो समझाने की कोशिश करता है कि उसका और ओरहान का रिश्ता नॉर्मल नहीं है। बाद में एक प्रीस्ट भी बताता है कि जब किसी इंसान का दिल बहुत ज्यादा साफ होता है तो कभी कभी ऐसे लोग एक दूसरे से रूहानी तौर पे जुड़ जाते हैं, और इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो सामने वाला किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है या फिर उसे मदद की जरूरत है। और शायद ओरहान और उमेर के बीच भी कुछ ऐसा ही कनेक्शन
कनेक्शन बना हुआ था, लेकिन उन्हें खुद भी अभी तक नहीं पता था कि ये कनेक्शन उन्हें किस खौफनाक सच तक लेके जाने वाला है। मूवी आगे बढ़ती है और घर के अंदर होने वाली अजीब घटनाएं और भी ज्यादा खतरनाक होती जाती है। एक दिन हलील फिर से बेसमेंट के उस बंद कमरे के पास पहुंचता है और इस बार उसके मन में सच जानने की जिद थी। जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करता है, उसे फिर से वही इविल फोर्स दिखाई देती है। वो बार बार डरावनी आवाज में एक ही बात कहती है, घर मत बेचना, घर मत बेचना। ये सुनकर हलील बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बाहर आकर उसके होश उड़ जाते हैं। जिस दरवाजे को वो कुछ देर पहले तोड़ चुका था, वो अब बिल्कुल ठीक था, जैसे उसे कभी नुकसान हुआ ही ना हो। ये देखकर हलील समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसी रात फैजा को उसकी बहन कुबरा का फोन आता है। कुबरा कहती है कि उसे उन अजीब शब्दों के बारे में कुछ पता लगा है। वो फैजा को बताती है कि उन कागजों पर लिखे हुए लफ्ज आम शब्द नहीं है, उनका इस्तेमाल दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोलने के लिए किया जाता है। कुबरा उसे स्ट्रिक्टली बोल देती है कि उसे इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। ये सब सुनने के बाद फैजा बहुत ज्यादा डर जाती है और उन कागजों को जला देती है, लेकिन उन कागजों को जलाने के बाद भी घर के अंदर अजीब चीजें होना बंद नहीं होती। तभी अचानक से एक अंडा नीचे गिरकर टूट जाता है और माहौल और भी ज्यादा अनलकी लगने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी रात उमर और उरहान के बीच का जो रूहानी कनेक्शन था, वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। दोनों अलग अलग जगह पर होते हुए भी एक ही दुआ मांग रहे थे। वो ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें बुराई से बचाया जाए, अंधेरे से बाहर निकाला जाए और सच का रास्ता दिखाया जाए। और ये सीन दिखाता है कि दोनों के बीच का रिश्ता एक इत्तेफाक नहीं था। उसी रात हलील के मन में एक ख्याल आता है। उसे लगता है कि शायद उसकी माँ इन सब घटनाओं के पीछे का सच जानती होगी, लेकिन तब तक रहीम फिर से सादेत की देखभाल में लग जाती है और माहौल कुछ देर के लिए शांत नजर आता है। अब मूवी में हमें दोबारा से वो कब्र दिखाई जाती है जो स्टार्टिंग में दिखाया था और जो इस कहानी का मेन हिस्सा रहा है। फिर से एक बार बैकग्राउंड में वही डरावनी चीखों की आवाज सुनाई देने लगती है। इसी बीच हिलाल को नीचे से अपने माँ बाप और दादी की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे नीचे जाती है, लेकिन वहाँ जो नजारा उसका इंतजार कर रहा था, वो उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। वो देखती है कि उसके पापा, मम्मी, दादा, दादी, रहीम सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। सब लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और खुश नजर आ रहे होते हैं, लेकिन असली डर टेबल पर रखी हुई खाने की चीज में था। डिनर के रूप में उनके सामने एक मरी हुई बिल्ली रखी हुई थी। सब लोग उसके आसपास बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे जैसे कि ये तो बहुत नॉर्मल बात है। ये मंजर इतना भयानक था कि हिलाल की चीखें निकल जाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खुल जाती है। तब उसे पता चलता है कि ये बस एक डरावना सपना था। अगली सुबह हलील फिर से काम पे निकलता है और लोन की तलाश जारी रखता है, लेकिन तब उसके साथ एक ऐसी घटना होती है जो पूरे कहानी का रुख ही बदल देती है। उसे बाहर रहीम नजर आती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि कुछ देर पहले वो रहीम को उसके घर पर देख कर आया था, जहाँ वो उसकी माँ की देखभाल कर रही थी। सच जानने के लिए हलील तुरंत फैजा को फोन करता है। फैजा बताती है कि रहीम अभी भी घर के अंदर है और सादेत के कमरे में मौजूद है। अब हलील पूरी तरह से शॉक हो जाता है। आखिर ये मुमकिन कैसे है? क्या सच में एक ही वक्त पे दो अलग अलग जगह पे रहीम मौजूद थी, या फिर उनमें से कोई एक रहीम थी ही नहीं? ये सवाल उसके मन में इतना ज्यादा टेंशन देता है कि हलील उसका पीछा करना शुरू कर देता है। और इसी दौरान मूवी में एक व्हाइट कलर का सांप दिखाया जाता है, और उस वक्त किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये व्हाइट सांप भी इस पूरे राज से गहरा संबंध रखता है। अब तक मूवी को देखकर लग रहा है कि रहीम ही इस पूरे कहानी की विलन है, लेकिन यहाँ पर स्टोरी एक जबरदस्त ट्विस्ट लेती है और पूरा गेम ही पलट जाता है। हलील उस औरत का पीछा करता है और फाइनली वो उससे बात करने में कामयाब हो जाता है। रहीम उससे कहती है, जो सच मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और उसके बाद जो भी कुछ होगा उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। ये सुनकर हलील ध्यान से उसकी बात सुनने लगता है। तब रहीम ऐसा एक सच बताती है जो सालों से छुपा हुआ था। वो बताती है कि हलील की माँ सादेत हमेशा से जादू टोना और काले जादू पर विश्वास करती थी। कई साल पहले जब हलील के पिता बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे और उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी, तब सादेत ने उन्हें बचाने के लिए एक ऐसे रास्ते को चुना जो कभी नहीं चुनना चाहिए था। उन पर काला जादू करवाया गया था, और हैरानी की बात ये थी कि उसके बाद उनकी तबीयत सच में ठीक होने लगी थी, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा भयानक थी। फिजिकली ठीक होने के बाद भी उनकी मेंटल हेल्थ पहले जैसी नहीं रही। वो घंटों तक खुद को बेसमेंट में बंद रखते थे, अकेले बैठकर किसी अनजान चीज से बात करते रहते थे। बेसमेंट में रखी मूर्ति और स्टैच्यूज पर अजीब से निशान और मिस्टीरियस सिंबल्स बनाया करते थे। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे सच सबके सामने आने लगा। एक दिन उन्होंने बताया कि काला जादू के असर से बचने और जिंदा रहने के लिए उन्हें दूसरी दुनिया की एक औरत के साथ रिश्ता बनाना पड़ा था, और सिर्फ इतना ही नहीं, उस औरत से उनका एक बच्चा भी हुआ
था और ये बात सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद उन्होंने उस इविल दुनिया से बचने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स कराए थे, लेकिन उनका बूढ़ा और कमजोर शरीर ये सब कुछ सह नहीं पाया और आखिरकार उनकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। इसी दौरान उस दूसरी दुनिया की औरत के बच्चे की भी मौत हो जाती है और यही वो मोड़ था जहाँ से असली बदले की कहानी शुरू हुई। वो इविल औरत मानती थी कि उसे और उसके बच्चे को बर्बाद करने के जिम्मेदार सादेत और उसका परिवार ही है और इसीलिए वो बार बार इस घर में लौट कर आती है। उसका मकसद सिर्फ एक था, बदला, सालों पुराना खतरनाक और खूनी बदला। लेकिन दोस्तों अभी सबसे बड़ा राज खुलना बाकी था। रहीम बताती है कि उस इविल फोर्स ने उसे मजबूर किया था कि वो पूरे घर में काले जादू के वर्ड्स और सिंबल्स बना के रखे। वो पूरे घर को अपने कब्जे में रखना चाहती थी, लेकिन काम पूरा होने के बाद उसने रहीम को दोबारा उस घर के अंदर एंट्री नहीं दी। ये सुनकर हलील को समझ में आने लगता है कि सालों से जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, सब कुछ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। रहीम फिर उसे बताती है कि उसके पिता की कब्र उस इविल पावर के कहने पर ही वहाँ रखी गई थी ताकि हर रात उनकी रूह को मौत के बाद भी चैन ना मिल पाए। हर रात उन्हें कब्र से उठाया जाता था, सादेत के सामने लाया जाता था और उसे उसकी पुरानी गलतियों को याद दिलाया जाता था और ये सब कुछ उस औरत के बदले का हिस्सा था। वो चाहती थी कि सादेत हर दिन और हर रात अपने किए हुए कामों का दर्द महसूस करे। अब हलील के सामने सालों पुराना सच आ चुका था और उसे समझ में आ गया था कि उसका परिवार किसी भूत प्रेत का शिकार नहीं है, वो एक ऐसे बदले का निशाना बना हुआ है जो दो अलग दुनियाओं के बीच में हुआ था और अब वो बदला अपने आखिरी और सबसे खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका है। अब इतना बड़ा सच जानने के बाद हलील सीधा अपनी माँ सादेत के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर उसने इतनी बड़ी गलती क्यों की, क्यों उसने काला जादू का सहारा लिया और क्यों उसने पूरे परिवार को इतने बड़े खतरे में डाल दिया। लेकिन इस बातचीत के दौरान अचानक सब कुछ बदल जाता है। जो सच सामने आता है वो सबको हिला कर रख देता है। पता चलता है कि जिस रहीम को इतने सालों से सब लोग देखते आ रहे थे वो असल में रहीम थी ही नहीं। दरअसल वो इविल फोर्स ही रहीम का रूप लेकर सालों से घर में रह रही थी। अब पूरी पहेली के टुकड़े एक एक करके जुड़ने लगे थे। सबको डरावने सपने क्यों आते थे, घर में अजीब चीजें क्यों होती थी और हर जगह उस शैतानी ताकत का असर क्यों महसूस होता था। सब कुछ उसी एंटिटी की वजह से हो रहा था। उसी रात वो इविल फोर्स सादेत से कहती है, तुम यहीं रहोगी, तुम इस घर को छोड़ के कभी नहीं जा पाओगी और मौत तक यहीं तड़पती रहोगी। और इसके बाद हालत और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। हलील अपने माँ के कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो उस इविल पावर के कब्जे में आ जाता है, यानी कि वो पोजेस हो जाता है। अब उसका अपना खुद का शरीर उसके कंट्रोल में नहीं रहता और वो एंटिटी उसके जरिए पूरे घर पे हमला करना शुरू कर देती है। हलील घर के सारे लोगों को पकड़कर बेसमेंट में ले जाता है और उन्हें वहाँ बंद कर देता है। अब उसका इरादा सिर्फ एक था, सबको मार डालने का। बेसमेंट में रखे गैस कंटेनर और पाइप्स को तोड़कर वो पूरे घर को उड़ा देना चाहता था। मतलब वो सबके साथ मिलकर सुसाइड करने वाला था। लेकिन इसी वक्त कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ओरहान घर में पहुंच जाता है। ओरहान को समझ में आ जाता है कि असली सच क्या है। उसे पता चल जाता है कि वो इविल पावर सालों से सादेत के अंदर मौजूद थी और वही पूरे परिवार को बर्बाद कर रही थी। ओरहान सीधे घर के ऊपर वाले कमरे में जाता है। वहाँ वो ऊपर वाले का नाम लेकर उस एंटिटी को बुलाता है और अब शुरू होती है अच्छाई और बुराई के बीच में आखिरी टक्कर। ओरहान और उस इविल एंटिटी के बीच सामना होता है। एंटिटी गुस्से में कहती है, इन लोगों की वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा बच्चा मर गया और उस आदमी को भी इन्हीं लोगों ने मेरे पास भेजा था, मुझे इनसे बदला लेना है। उसके शब्दों में सालों का दर्द, गुस्सा और बदले की आग साफ दिख रही थी। लेकिन ओरहान उसके सामने नहीं झुकता। वो कहता है कि इंसाफ करने का हक सिर्फ ऊपर वाले का है, किसी को भी दूसरे की जान लेने का अधिकार नहीं है। ये बात सुनकर एंटिटी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन ओरहान कंटिन्यूअसली अपनी दुआ और रूहानी ताकत का इस्तेमाल करता रहता है। आखिरकार एक जबरदस्त रूहानी मुकाबले के बाद उस इविल एंटिटी की पकड़ कमजोर होने लगती है और धीरे धीरे उसका असर कम होने लगता है। बेसमेंट में बंद सब लोग बच जाते हैं और हलील भी उसके कब्जे से आजाद हो जाता है और सालों से घर पे छाया हुआ अंधेरा आखिरकार खत्म हो जाता है। अब मूवी हमें 2 महीने बाद का वक्त दिखाती है। अब तक सादेत की भी मौत हो चुकी थी। हलील आखिरकार उस घर को बेच देता है और अपना बिजनेस बचाने में कामयाब हो जाता है। उसके पिता की कब्र को वहाँ से हटाकर कब्रिस्तान भेज दिया जाता है और अब पूरा परिवार पहले से काफी ज्यादा खुश और सुकून में रहता है। ऐसा लगता है कि सालों पुराना एक भयानक सपना आखिरकार खत्म हो गया हो और इसी के साथ सिचिन 4 की मेन स्टोरी खत्म हो जाती है। अब मूवी तो खत्म हो जाती है, लेकिन एंड में ऐसे कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए जाते हैं जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ओरहान की। क्या ये वही ओरहान था जिसे हमने पिछली मूवी में देखा था या फिर ये कोई नया ही कैरेक्टर था? मुझे पर्सनली लगता है कि ये वही ओरहान था। इसकी सबसे बड़ी वजह मूवी के एंड
मोमेंट्स में सुनाई देने वाले टोन और उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी थी। अगर आप ध्यान से देखो तो पिछली कहानियों के मुकाबले ओरहान काफी ज्यादा मेच्योर्ड और स्पिरिचुअली स्ट्रांग नजर आ रहा था। ऐसा लगता है कि पुराने एक्सपीरियंस के बाद उसको ऊपर वाले पर और ज्यादा विश्वास होने लगा और इसी वजह से वो इतनी खतरनाक इविल पावर का सामना कर पाया। अब बात करते हैं उस सफेद सांप की जो मूवी के कुछ सीन्स में दिखाया गया था। पहली बार देखने में लग सकता है कि वो बस एक नॉर्मल सांप है, लेकिन मूवी के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो असल में इविल फोर्स का एक रूप है। वो लोगों की नजर से बच के घर के अलग अलग हिस्सों में घूमती रहती थी और अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती रहती थी। कई इविल एंटिटीज और जिन मूवी और लोक कथाओं में जानवरों का रूप लेकर दिखाए जाते हैं और इसी वजह से जब भी वो नजर आता था उसके बाद कोई न कोई अजीब या फिर डरावना इंसिडेंट जरूर होता था। ओवरऑल देखा जाए तो सिचिन 4 फ्रेंचाइजी की सबसे डिस्टर्बिंग और इंटेंस मूवी में से एक है। इस मूवी में सिर्फ जंप स्केयर्स ही नहीं बल्कि ब्लैक मैजिक, दूसरी दुनिया की एंटिटीज, पोजेशन और साइकोलॉजिकल हॉरर को भी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाया गया है। खासकर बेसमेंट से जुड़े सीन्स और फैमिली के डार्क सीक्रेट्स मूवी को और ज्यादा क्रीपी बना देते हैं। अगर आप हॉरर मूवीज देखना पसंद करते हैं और डिस्टर्बिंग सुपरनैचुरल स्टोरीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये मूवी आपको काफी पसंद आएगी। तो दोस्तों इसी के साथ सिचिन 4 की पूरी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना। इस मूवी फ्रेंचाइजी के शुरुआत के 3 पार्ट्स को मैंने इसी चैनल पे एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर देखिए, तब जाके आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कि इस मूवी में सबसे डरावना सीन आपको कौन सा लगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप लोग को ये मूवी पसंद आई है तो भाई मैं पक्के से बोल रहा हूँ आप लोग को ये वाली मूवी भी पसंद आएगी। इस मूवी में भी काफी सारे जंप स्केयर्स और ब्लैक मैजिक थीम का इस्तेमाल किया गया है, तो आप लोग को ये वीडियो 100% पसंद आएगी। जाके देखो। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्पूकी।